पति ब्रह्मचारी। मैं एक बदनाम बच्चा इस दुनिया में नहीं लाना चाहती। बच्चे को नाम मिलेगा अवनी। जाने दीजिए। मैं दूंगा अपना नाम इस बच्चे को। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। उसके अपने ही उसकी जान के दुश्मन बने हैं। शशि अवनी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। आदित्य को नहीं बचा पाया, अवनी को बचा लो बस। निकल। अवनी ने शादी का प्रस्ताव रखा। और तू उस बिन ब्याही लड़की को घर में उठा लाया। मुट्ठी की रेत और हालात जब हाथ से फिसलते हैं ना, तो उन्हें संभालना किसी के बस की बात नहीं होती। इस वक्त उस लड़की को सहारे रक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए वो इस छत के नीचे आता है। बस मैंने मदद की है। मदद करने के लिए अटके दे नहीं दिए जाते। उस लड़की को आश्रम में रख। कर देगा। जानता हूँ गलती हुई है, एक बार मेरा भरोसा कर लीजिए ईशा जी। ईशा हो गई बेचैन। आखिरकार ईशा ने अवनी को लिया गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, पति ब्रह्मचारी में होने वाला है बहुत बड़ा धमाका। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूरज के सामने अब एक खतरनाक और खुफिया गैंगस्टर आ चुका है, जो 15 अगस्त को एक बड़ा धमाका करने वाली है। उसी का खेल खत्म करने के लिए सूरज और सूरज के आदमी उसके ठिकाने पर पहुंचते हैं, लेकिन अवनी अपने आदमियों के साथ मिलकर चालाकी से सूरज को पकड़ लेती है और उसे एक कुर्सी से बांध देती है। इसके बाद अवनी हंसते हुए सूरज के सामने आती है और कहती है, तुमको क्या लगता था, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? क्या मैं अपने बॉयफ्रेंड को मारने के बाद तुमसे शादी करने की शर्त रख रही थी? असल बात तो यह है कि उसे मैंने ही मारा था। मैं तुम्हारे कंधे पर बंदूक रखकर इस पूरे मामले का इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर डालना चाहती थी, लेकिन पता नहीं कैसे तुम दोनों को मेरी सच्चाई का पता चल गया। लेकिन अब और नहीं, अब मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इधर ईशा को भी खबर लग चुकी थी कि सूरज वहां गया है। ईशा तुरंत वहां के लिए निकल पड़ती है। जब ईशा वहां पहुंचती है तो वहां का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने देखा कि अवनी सूरज पर बंदूक ताने खड़ी है। ईशा बहादुरी से आगे बढ़ते हुए सूरज को बचाने के लिए उसे धक्का दे देती है, लेकिन इसी दौरान गोली चल जाती है और गोली सूरज के कंधे को छूते हुए निकल जाती है। सूरज के कंधे से खून लगातार बहने लगता है। यह देखकर ईशा बेहद बेचैन हो जाती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। ईशा तुरंत अपने बंदे बुलाती है और अवनी पर बंदूक तान देती है। तभी श्रेया भी वहां पहुंच जाती है और अवनी को तुरंत हथकड़ी लगा देती है। इसके बाद ईशा की टीम वाले अवनी के बाकी गुंडों को भी पकड़ लेते हैं और सभी को पुलिस स्टेशन ले जाकर डाल दिया जाता है। अब अवनी और उसके गुंडों को उनके किए की सजा मिलने वाली है, लेकिन कहानी में अभी असली खेल बाकी है, क्योंकि अवनी के बाकी गैंग वाले अभी भी बाहर हैं। अब देखना यह है कि क्या ईशा अवनी के बाकी गैंग वालों का भी खात्मा कर पाती है। क्या सूरज के कंधे पर लगी गोली के बावजूद वह इस लड़ाई में ईशा का साथ दे पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईशा 15 अगस्त को होने वाले उस बड़े धमाके को रोकने में सफल हो पाती है? आप भी ईशा से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में आई लव ईशा जरूर लिखें। जैसे ही सूरज उस पुराने गोदाम के अंदर पहुंचा, उसे वहां असामान्य सन्नाटा महसूस हुआ। बाहर से वह जगह बिल्कुल सुनसान लग रही थी, लेकिन अंदर पहुंचते ही उसे समझ आ गया कि यहाँ कई दिनों से कोई बड़ी तैयारी चल रही है। एक कमरे में कुछ नक्शे पड़े थे, दूसरे कमरे में कई मोबाइल फोन और कागजात रखे थे और दीवार पर 15 अगस्त की तारीख लाल घेरे में बनी हुई थी। सूरज के चेहरे का रंग बदल गया। उसने अपने आदमी को इशारा किया कि कोई भी चीज हाथ न लगाए। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और तभी पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। सूरज ने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन तब तक चारों तरफ से हथियारबंद लोग निकल चुके थे। उसके आदमी भी जवाबी कार्रवाई करने लगे, मगर उन्हें पहले से घेर लिया गया था। कुछ ही सेकंड में सूरज के कई आदमी जमीन पर गिर चुके थे। सूरज ने 2 लोगों को धक्का देकर रास्ता बनाया और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके सिर पर पीछे से किसी ने वार कर दिया। वह लड़खड़ाया और उसके हाथ से बंदूक नीचे गिर गई। अगले ही पल कई लोग उस पर टूट पड़े। सूरज ने पूरी ताकत से मुकाबला किया,
लेकिन संख्या बहुत ज्यादा थी। आखिरकार उसे पकड़कर एक कुर्सी से बांध दिया गया। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, मगर उसकी आंखों में डर नहीं था। तभी कमरे की बत्तियां जलीं और सामने से अवनी धीरे धीरे चलती हुई उसके पास आई। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर सूरज समझ गया कि उसका शक बिल्कुल सही था। अवनी ने कुछ पल उसे देखा और फिर जोर से हंसने लगी। सूरज ने कहा, तो आखिर तुम ही हो? अवनी ने उसके पास आकर कहा, बहुत देर कर दी सूरज। तुम हमेशा खुद को दूसरों से ज्यादा समझदार समझते रहे, लेकिन आज तुम मेरे सामने इस कुर्सी से बंधे हुए हो। सूरज ने गुस्से में कहा, तुमने यह सब क्यों किया? 15 अगस्त को क्या करने वाली हो? अवनी ने जवाब देने के बजाय उसके चेहरे के सामने हाथ लहराया और बोली, तुमको क्या लगता था? क्या मैं प्रेग्नेंट हूं? क्या मैं अपने बॉयफ्रेंड को मारने के बाद तुमसे शादी करने की शर्त रख रही थी? असल बात तो यह है कि उसे मैंने ही मारा था। मैं तुम्हारे कंधे पर बंदूक रखकर इस पूरे मामले का इल्जाम तुम्हारे ऊपर डालना चाहती थी, लेकिन पता नहीं कैसे तुम दोनों को मेरी सच्चाई का पता चल गया। सूरज कुछ पल चुप रहा, फिर उसने कहा, ईशा को तुमसे डराने की कोशिश मत करना, वह तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। अवनी की आंखों में अचानक गुस्सा उतर आया। उसने सूरज के चेहरे के पास बंदूक करते हुए कहा, अब ईशा यहां आएगी तो उसका भी यही हाल होगा। सूरज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम ईशा को नहीं जानती? अवनी ने पूछा, क्या मतलब? सूरज बोला, जिस ईशा के लिए मैंने अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ी है, वह अपने पति को बचाने के लिए मौत से भी लड़ सकती है। अवनी ने बंदूक उठाई और कहा, तो आज देख लेते हैं तुम्हारा प्यार कितना मजबूत है। उधर घर में ईशा को सूरज की गैर मौजूदगी खटकने लगी थी। पहले तो उसने सोचा कि सूरज किसी जरूरी काम से बाहर गया होगा, लेकिन जब उसके फोन का जवाब नहीं आया तो उसके मन में बेचैनी बढ़ती चली गई। ताई माँ ने ईशा के चेहरे को देखकर पूछा, क्या हुआ बहू, तू इतनी परेशान क्यों है? ईशा ने खुद को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं ताई माँ, बस सूरज का फोन नहीं लग रहा है। पूरन भैया ने कहा, वो कहीं काम में फंसा होगा, तू ज्यादा मत सोच। लेकिन ईशा सूरज को अच्छी तरह जानती थी। वह बिना बताए कहीं नहीं जाता था, खासकर तब जब मामला इतना संवेदनशील हो। ईशा ने सूरज की आखिरी लोकेशन निकलवाई और जैसे ही उसे जगह का पता चला, उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। उसने तुरंत अपनी टीम को बुलाया। मोनिका भाभी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ईशा संभल कर जाना। ईशा ने कहा, भाभी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। काव्य भी वहां आ गई। उसने ईशा से कहा, दीदी सूरज भैया को कुछ नहीं होगा, आप उन्हें वापस लेकर ही आएंगी। ईशा ने काव्य को गले लगाया और कहा, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। उसी समय रिया भी वहां पहुंची। रिया के चेहरे पर चिंता थी। उसने बताया कि उसे पंडित से पता चला है कि कुछ अजनबी लोग पिछले 2 दिनों से उस इलाके में देखे गए हैं। ईशा को यह जानकारी मिलते ही यकीन हो गया कि मामला उसी गैंग से जुड़ा है। उसने तुरंत अपनी टीम को आदेश दिया और खुद गाड़ी लेकर निकल पड़ी। रास्ते भर उसके मन में सूरज की बातें घूमती रहीं। उसे याद आया कि सूरज ने कुछ दिन पहले उससे कहा था, ईशा मैं अब किसी को खोना नहीं चाहता। उस वक्त ईशा ने हंसकर कहा था, तो फिर मेरी बात मानना सीखो। सूरज ने जवाब दिया था, तुम्हारी बात नहीं मानूंगा तो किसकी मानूंगा। उसी याद ने ईशा की आंखों में आंसू ला दिए, लेकिन उसने आंसू पोंछे और कहा, सूरज तुमने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन मैं तुम्हें लेने जरूर आ रही हूं। गाड़ी तेजी से उस ठिकाने की तरफ बढ़ रही थी। उधर अवनी ने अपने एक आदमी को इशारा किया और उसने सूरज के सामने एक फाइल रख दी। फाइल में उन लोगों की तस्वीरें थीं जिनके बारे में सूरज पिछले कुछ दिनों से जानकारी जुटा रहा था। अवनी ने कहा, तुम्हें लगता था कि तुम मुझे पकड़ने के बहुत करीब हो, लेकिन तुम जितना मेरे करीब आते गए उतना ही मेरे जाल में फंसते गए। सूरज ने फाइल की तरफ देखा और बोला, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है कि तुम मुझे जिंदा रखे हुए हो। अवनी हंसी और बोली, तुम्हें मारना मेरा मकसद नहीं है, तुम्हें मोहरे की तरह इस्तेमाल करना है। सूरज ने पूछा, कैसे? अवनी ने कहा, जिस धमाके की तैयारी मैं कर रही हूं उसका इल्जाम तुम्हारे पुराने रिकॉर्ड के सहारे तुम पर डाल दिया जाएगा। पुलिस को लगेगा कि दादा भाई के रास्ते पर लौटकर तुमने यह सब किया है। तुम्हारा नाम पहले से ही गलत लोगों के बीच रहा है, बस कुछ सबूत तैयार करने हैं और फिर पूरा शहर तुम्हें अपराधी समझेगा। सूरज ने सिर उठाकर कहा, तुम्हें शायद नहीं पता कि मैंने वह रास्ता क्यों छोड़ा था। अवनी बोली, ईशा के लिए? सूरज चुप हो गया। अवनी ने कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी वही औरत है। सूरज ने पहली बार जोर से कहा, ईशा मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। अवनी कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, आज पता चल जाएगा। उसने अपने आदमी को आदेश दिया कि सूरज को बाहर ले जाया जाए। उसी वक्त दूर से गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। अवनी के एक आदमी ने खिड़की से बाहर देखा और घबराकर कहा, मैडम पुलिस की गाड़ियां। अवनी के चेहरे पर एक पल के लिए चिंता आई, लेकिन अगले ही क्षण उसने मुस्कुराकर कहा, मैं जानती थी वह आएगी। उसने बंदूक उठाई और बोली, अब असली खेल शुरू होगा।
ईशा की गाड़ी जैसे ही गोदाम के बाहर रुकी, उसने देखा कि कई लोग हथियार लेकर बाहर खड़े हैं। ईशा ने अपनी टीम को 2 हिस्सों में बांट दिया। उसने कहा, कोई भी गोली बिना जरूरत के नहीं चलेगी। मेरा पहला मकसद सूरज को सुरक्षित निकालना है। टीम ने चारों तरफ से जगह को घेर लिया। ईशा ने ऊंची आवाज में कहा, अवनी, सूरज को छोड़ दो, अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। अंदर से अवनी की आवाज आई, आईपीएस ईशा, आखिर तुम आ ही गई। मुझे पता था तुम अपने पति के लिए जरूर आओगी। ईशा ने कहा, सूरज को कुछ हुआ तो तुम्हारे लिए बचने की कोई जगह नहीं होगी। अवनी ने सूरज को सामने खींचकर खड़ा कर दिया। सूरज के हाथ अब भी बंधे हुए थे। ईशा ने उसे देखते ही राहत की सांस ली, मगर उसके चेहरे पर चोट देखकर उसकी आंखें भर आईं। सूरज ने दूर से ही सिर हिलाकर उसे संकेत दिया कि वह पीछे हट जाए। ईशा समझ गई कि मामला बेहद खतरनाक है। उसने कहा, सूरज, मैं तुम्हें यहां से लेकर जाऊंगी। सूरज ने जवाब दिया, ईशा, मेरी बात सुनो, अकेले अंदर मत आना। अवनी बीच में हंसते हुए बोली, देखा, तुम्हारा पति भी तुम्हें रोक रहा है। ईशा ने कहा, तुम्हें लगता है कि मुझे रोककर तुम जीत जाओगी? अवनी ने बंदूक सूरज के सिर पर तान दी। एक कदम आगे बढ़ाया तो ईशा वहीं रुक गई। तभी पीछे से श्रेया भी अपनी टीम के साथ पहुंच गई। उसने ईशा से कहा, मैम, पूरा इलाका घेर लिया है, कोई बाहर नहीं निकल सकता। ईशा ने धीमी आवाज में कहा, हमें सूरज को बिना नुकसान के निकालना है। श्रेया ने सिर हिलाया। उसी वक्त ईशा की नजर जमीन पर पड़ी एक छोटी सी चीज पर गई। वहां 15 अगस्त का एक नक्शा पड़ा था। ईशा ने समझ लिया कि समय बहुत कम है। अगर अवनी को अभी नहीं पकड़ा गया तो शायद वह अपना असली मकसद पूरा कर देगी। अवनी ने अचानक सूरज के कान के पास झुककर कहा, तुम्हें पता है सूरज, मैंने तुम्हें यहां सिर्फ इसलिए बुलाया था क्योंकि मुझे मालूम था ईशा तुम्हारे पीछे जरूर आएगी। सूरज ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें लगता है कि ईशा को फंसाकर तुम जीत जाओगी? अवनी ने कहा, मुझे तुम्हारी जिंदगी की परवाह नहीं, मुझे बस उस एक चीज की जरूरत है जो तुम्हारे पास है। सूरज ने पूछा, क्या? अवनी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा भरोसा। सूरज कुछ समझ पाता उससे पहले अवनी ने अपने आदमी को इशारा किया। उसने एक वीडियो कैमरा चालू कर दिया। अवनी चाहती थी कि ऐसा दिखाया जाए जैसे सूरज ही उसके साथ मिलकर किसी बड़े अपराध की योजना बना रहा था। मगर सूरज ने तुरंत कैमरे की तरफ देखकर कहा, जो भी यह रिकॉर्ड कर रहा है, ध्यान से सुनो, मैं सूरज हूं। मैं कभी इस अपराध का हिस्सा नहीं रहा। अवनी ही इस पूरे गैंग को चला रही है। इसके पास 15 अगस्त के धमाके की पूरी योजना है। जी हां दोस्तों, पति ब्रह्मचारी में होने वाला है बहुत बड़ा धमाका। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूरज के सामने अब एक खतरनाक और खुफिया गैंगस्टर आ चुका है जो 15 अगस्त को एक बड़ा धमाका करने वाली है। उसी का खेल खत्म करने के लिए सूरज और सूरज के आदमी उसके ठिकाने पर पहुंचते हैं। लेकिन अवनी अपने आदमियों के साथ मिलकर चालाकी से सूरज को पकड़ लेती है और उसे एक कुर्सी से बांध देती है। इसके बाद अवनी हंसते हुए सूरज के सामने आती है और कहती है, तुमको क्या लगता था? क्या मैं प्रेग्नेंट हूं? क्या मैं अपने बॉयफ्रेंड को मारने के बाद तुमसे शादी करने की शर्त रख रही थी? असल बात तो यह है कि उसे मैंने ही मारा था। मैं तुम्हारे कंधे पर बंदूक रखकर इस पूरे मामले का इल्जाम तुम्हारे ऊपर डालना चाहती थी, लेकिन पता नहीं कैसे तुम दोनों को मेरी सच्चाई का पता चल गया। लेकिन अब और नहीं, अब मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इधर ईशा को भी खबर लग चुकी थी कि सूरज वहां गया है। ईशा तुरंत वहां के लिए निकल पड़ती है। जब ईशा वहां पहुंचती है तो वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने देखा कि अवनी सूरज पर बंदूक ताने खड़ी है। ईशा बहादुरी से आगे बढ़ते हुए सूरज को बचाने के लिए उसे धक्का दे देती है, लेकिन इसी दौरान गोली चल जाती है और गोली सूरज के कंधे को छूते हुए निकल जाती है। सूरज के कंधे से खून लगातार बहने लगता है। यह देखकर ईशा बेहद बेचैन हो जाती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। ईशा तुरंत अपने बंदे बुलाती है और अवनी पर बंदूक तान देती है। तभी श्रेया भी वहां पहुंच जाती है और अवनी को तुरंत हथकड़ी लगा देती है। इसके बाद ईशा की टीम वाले अवनी के बाकी गुंडों को भी पकड़ लेते हैं और सभी को पुलिस स्टेशन ले जाकर डाल दिया जाता है। अब अवनी और उसके गुंडों को उनके किए की सजा मिलने वाली है, लेकिन कहानी में अभी असली खेल बाकी है, क्योंकि अवनी के बाकी गैंग वाले अभी भी बाहर हैं। अब देखना यह है कि क्या ईशा अवनी के बाकी गैंग वालों का भी खात्मा कर पाती है। क्या सूरज के कंधे पर लगी गोली के बावजूद वह इस लड़ाई में ईशा का साथ दे पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईशा 15 अगस्त को होने वाले उस बड़े धमाके को रोकने में सफल हो पाती है? आप भी ईशा से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में आई लव ईशा जरूर लिखें। जैसे ही सूरज उस पुराने गोदाम के अंदर पहुंचा, उसे वहां असामान्य सन्नाटा महसूस हुआ। बाहर से वह जगह बिल्कुल सुनसान लग रही थी, लेकिन अंदर पहुंचते ही उसे समझ आ गया कि यहां कई दिनों से कोई बड़ी तैयारी चल रही है।
एक कमरे में कुछ नक्शे पड़े थे, दूसरे कमरे में कई मोबाइल फोन और कागजात रखे थे और दीवार पर 15 अगस्त की तारीख लाल घेरे में बनी हुई थी। सूरज के चेहरे का रंग बदल गया। उसने अपने आदमी को इशारा किया कि कोई भी चीज हाथ न लगाए। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और तभी पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। सूरज ने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन तब तक चारों तरफ से हथियारबंद लोग निकल चुके थे। उसके आदमी भी जवाबी कार्रवाई करने लगे, मगर उन्हें पहले से घेर लिया गया था। कुछ ही सेकंड में सूरज के कई आदमी जमीन पर गिर चुके थे। सूरज ने 2 लोगों को धक्का देकर रास्ता बनाया और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके सिर पर पीछे से किसी ने वार कर दिया। वह लड़खड़ाया और उसके हाथ से बंदूक नीचे गिर गई। अगले ही पल कई लोग उस पर टूट पड़े। सूरज ने पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा थी। आखिरकार उसे पकड़कर एक कुर्सी से बांध दिया गया। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, मगर उसकी आंखों में डर नहीं था। तभी कमरे की बत्तियां जलीं और सामने से अवनी धीरे धीरे चलती हुई उसके पास आई। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर सूरज समझ गया कि उसका शक बिल्कुल सही था। अवनी ने कुछ पल उसे देखा और फिर जोर से हंसने लगी। सूरज ने कहा, तो आखिर तुम ही हो? अवनी ने उसके पास आकर कहा, बहुत देर कर दी सूरज। तुम हमेशा खुद को दूसरों से ज्यादा समझदार समझते रहे, लेकिन आज तुम मेरे सामने इस कुर्सी से बंधे हुए हो। सूरज ने गुस्से में कहा, तुमने यह सब क्यों किया? 15 अगस्त को क्या करने वाली हो? अवनी ने जवाब देने के बजाय उसके चेहरे के सामने हाथ लहराया और बोली, तुमको क्या लगता था? क्या मैं प्रेग्नेंट हूं? क्या मैं अपने बॉयफ्रेंड को मारने के बाद तुमसे शादी करने की शर्त रख रही थी? असल बात तो यह है कि उसे मैंने ही मारा था। मैं तुम्हारे कंधे पर बंदूक रखकर इस पूरे मामले का इल्जाम तुम्हारे ऊपर डालना चाहती थी, लेकिन पता नहीं कैसे तुम दोनों को मेरी सच्चाई का पता चल गया। सूरज कुछ पल चुप रहा, फिर उसने कहा, ईशा को तुमसे डराने की कोशिश मत करना, वह तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। अवनी की आंखों में अचानक गुस्सा उतर आया। उसने सूरज के चेहरे के पास बंदूक करते हुए कहा, अब ईशा यहां आएगी तो उसका भी यही हाल होगा। सूरज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम ईशा को नहीं जानती? अवनी ने पूछा, क्या मतलब? सूरज बोला, जिस ईशा के लिए मैंने अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ी है, वह अपने पति को बचाने के लिए मौत से भी लड़ सकती है। अवनी ने बंदूक उठाई और कहा, तो आज देख लेते हैं तुम्हारा प्यार कितना मजबूत है। उधर घर में ईशा को सूरज की गैर मौजूदगी खटकने लगी थी। पहले तो उसने सोचा कि सूरज किसी जरूरी काम से बाहर गया होगा, लेकिन जब उसके फोन का जवाब नहीं आया तो उसके मन में बेचैनी बढ़ती चली गई। ताई माँ ने ईशा के चेहरे को देखकर पूछा, क्या हुआ बहू, तू इतनी परेशान क्यों है? ईशा ने खुद को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं ताई माँ, बस सूरज का फोन नहीं लग रहा है। पूरन भैया ने कहा, वो कहीं काम में फंसा होगा, तू ज्यादा मत सोच। लेकिन ईशा सूरज को अच्छी तरह जानती थी। वह बिना बताए कहीं नहीं जाता था, खासकर तब जब मामला इतना संवेदनशील हो। ईशा ने सूरज की आखिरी लोकेशन निकलवाई और जैसे ही उसे जगह का पता चला, उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। उसने तुरंत अपनी टीम को बुलाया। मोनिका भाभी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ईशा संभल कर जाना। ईशा ने कहा, भाभी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। काव्य भी वहां आ गई। उसने ईशा से कहा, दीदी सूरज भैया को कुछ नहीं होगा, आप उन्हें वापस लेकर ही आएंगी। ईशा ने काव्य को गले लगाया और कहा, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। उसी समय रिया भी वहां पहुंची। रिया के चेहरे पर चिंता थी। उसने बताया कि उसे पंडित से पता चला है कि कुछ अजनबी लोग पिछले 2 दिनों से उस इलाके में देखे गए हैं। ईशा को यह जानकारी मिलते ही यकीन हो गया कि मामला उसी गैंग से जुड़ा है। उसने तुरंत अपनी टीम को आदेश दिया और खुद गाड़ी लेकर निकल पड़ी। रास्ते भर उसके मन में सूरज की बातें घूमती रहीं। उसे याद आया कि सूरज ने कुछ दिन पहले उससे कहा था, ईशा मैं अब किसी को खोना नहीं चाहता। उस वक्त ईशा ने हंसकर कहा था, तो फिर मेरी बात मानना सीखो। सूरज ने जवाब दिया था, तुम्हारी बात नहीं मानूंगा तो किसकी मानूंगा। उसी याद ने ईशा की आंखों में आंसू ला दिए, लेकिन उसने आंसू पोंछे और कहा, सूरज तुमने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन मैं तुम्हें लेने जरूर आ रही हूं। गाड़ी तेजी से उस ठिकाने की तरफ बढ़ रही थी। उधर अवनी ने अपने एक आदमी को इशारा किया और उसने सूरज के सामने एक फाइल रख दी। फाइल में उन लोगों की तस्वीरें थीं जिनके बारे में सूरज पिछले कुछ दिनों से जानकारी जुटा रहा था। अवनी ने कहा, तुम्हें लगता था कि तुम मुझे पकड़ने के बहुत करीब हो, लेकिन तुम जितना मेरे करीब आते गए उतना ही मेरे जाल में फंसते गए। सूरज ने फाइल की तरफ देखा और बोला, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है कि तुम मुझे जिंदा रखे हुए हो। अवनी हंसी और बोली, तुम्हें मारना मेरा मकसद नहीं है, तुम्हें मोहरे की तरह इस्तेमाल करना है। सूरज ने पूछा, कैसे? अवनी ने कहा, जिस धमाके की तैयारी मैं कर रही हूं उसका इल्जाम तुम्हारे पुराने रिकॉर्ड के सहारे तुम पर डाल दिया जाएगा। पुलिस को लगेगा कि दादा भाई के रास्ते पर लौटकर तुमने यह सब किया है। तुम्हारा नाम पहले से ही गलत लोगों के बीच रहा है। बस
कुछ सबूत तैयार करने हैं और फिर पूरा शहर तुम्हें अपराधी समझेगा। सूरज ने सिर उठाकर कहा, तुम्हें शायद नहीं पता कि मैंने वह रास्ता क्यों छोड़ा था। अवनी बोली, ईशा के लिए। सूरज चुप हो गया। अवनी ने कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी वही औरत है। सूरज ने पहली बार जोर से कहा, ईशा मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। अवनी कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, आज पता चल जाएगा। उसने अपने आदमी को आदेश दिया कि सूरज को बाहर ले जाया जाए। उसी वक्त दूर से गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। अवनी के एक आदमी ने खिड़की से बाहर देखा और घबरा कर कहा, मैडम पुलिस की गाड़ियां। अवनी के चेहरे पर एक पल के लिए चिंता आई, लेकिन अगले ही क्षण उसने मुस्कुराकर कहा, मैं जानती थी वह आएगी। उसने बंदूक उठाई और बोली, अब असली खेल शुरू होगा। ईशा की गाड़ी जैसे ही गोदाम के बाहर रुकी, उसने देखा कि कई लोग हथियार लेकर बाहर खड़े हैं। ईशा ने अपनी टीम को 2 हिस्सों में बांट दिया। उसने कहा, कोई भी गोली बिना जरूरत के नहीं चलेगी। मेरा पहला मकसद सूरज को सुरक्षित निकालना है। टीम ने चारों तरफ से जगह को घेर लिया। ईशा ने ऊंची आवाज में कहा, अवनी सूरज को छोड़ दो, अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। अंदर से अवनी की आवाज आई, आईपीएस ईशा, आखिर तुम आ ही गई। मुझे पता था तुम अपने पति के लिए जरूर आओगी। ईशा ने कहा, सूरज को कुछ हुआ तो तुम्हारे लिए बचने की कोई जगह नहीं होगी। अवनी ने सूरज को सामने खींचकर खड़ा कर दिया। सूरज के हाथ अब भी बंधे हुए थे। ईशा ने उसे देखते ही राहत की सांस ली, मगर उसके चेहरे पर चोट देखकर उसकी आंखें भर आईं। सूरज ने दूर से ही सिर हिलाकर उसे संकेत दिया कि वह पीछे हट जाए। ईशा समझ गई कि मामला बेहद खतरनाक है। उसने कहा, सूरज मैं तुम्हें यहां से लेकर जाऊंगी। सूरज ने जवाब दिया, ईशा मेरी बात सुनो, अकेले अंदर मत आना। अवनी बीच में हंसते हुए बोली, देखा तुम्हारा पति भी तुम्हें रोक रहा है। ईशा ने कहा, तुम्हें लगता है कि मुझे रोककर तुम जीत जाओगी। अवनी ने बंदूक सूरज के सिर पर तान दी। एक कदम आगे बढ़ाया तो ईशा वहीं रुक गई। तभी पीछे से श्रेया भी अपनी टीम के साथ पहुंच गई। उसने ईशा से कहा, मैम पूरा इलाका घेर लिया है, कोई बाहर नहीं निकल सकता। ईशा ने धीमी आवाज में कहा, हमें सूरज को बिना नुकसान के निकाल